बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। जिंदगी में छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी खुशियों के दरवाजे खोलती हैं और इंसान को इस कदर बुरे हालात से बचाती हैं जिनसे वो बचने की सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठी फूस फूस कर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं जिस चीज की भी चाह करती हूँ वो हमेशा मुझसे ही क्यों छीन ली जाती है। चाहे वो किसी कोई चीज हो या कोई इंसान हो, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। मुझे वहां पर बैठे रोते हुए काफी देर गुजर चुकी थी, लेकिन इस दौरान कोई भी कमरे की तरफ नहीं आया था। बाहर मेरी बहन की रुखसती की तैयारियां चल रही थी। मेरी बहन एक शख्स से शादी करने जा रही थी जिससे मैं मोहब्बत करती थी, और मेरी बहन ये बात अच्छी तरह से जानती। इसके बावजूद वो मेरी मोहब्बत पर डाका डाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा जाकर खोला तो सामने अम्मी खड़ी थी। मेरा फैला हुआ काजल देखकर इन्हें एहसास हो चुका था कि मैं काफी देर से रोती रही हूँ। वो तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई और मुझे कहने लगी, ये क्या तुमने ड्रामा लगाया हुआ है? अगर बाकी मेहमानों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? हमारी बहन की शादी है, लिहाजा बेहतर है कि बाहर आओ और शादी की तैयारियों में हाथ बटाओ। अब जो होना था वो हो गया है। अब बेहतर यही है कि इसको कबूल कर लो और खुद भी सुकून से रहो और अपनी बहन को भी सुकून से रहने दो। और वैसे भी वो तुम्हारे ड्रामे के लिए ये कमरा मैंने नहीं बनाया। पहले ही इस घर में सिर्फ दो कमरे हैं, इनमें से एक कमरे में भी तुमने कब्जा किया हुआ है। मेहमानों को मैं कहाँ पर बिठाऊंगी? मैं खामोशी से इनकी जली कटी हुई बातें सुनती गई और फिर ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। लेकिन मुझसे वहां पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा सका। जब मेरी बहन की रुखसती हो रही थी उस वक्त मैं वहां पर मौजूद नहीं थी, बल्कि छत पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे किसी भी सूरत सब्र नहीं आ रहा था। मुझे वहां पर बैठे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक मुझे बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। बच्चों के हंसने की आवाजें सुनकर मैं चौंक गई और अपने आगे पीछे देखने लगी, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने इसे अपना वहम करार दिया और दोबारा नीचे चली गई। इसके बाद मैंने अपने आप को घर के कामों में मसरूफ कर लिया ताकि मुझे दोबारा कभी भी अहमद की याद ना आ सके। मैं जितना इसे भुलाने की कोशिश कर रही थी वो उतना ही मेरे दिमाग पर सवार होता जा रहा था। जब जब मुझे ये ख्याल आता था कि वो इस वक्त मेरी बहन के साथ मौजूद होगा, मेरे हिस्से की मोहब्बत मेरी बहन पर लुटा रहा होगा, मेरा दिल खून के आंसू रोने लग जाता था। दूसरी तरफ अम्मी भी मुझे जली कटी बातें सुनाने से बाज नहीं आती थी। अगर कभी चांदनी की अहमद से लड़ाई होती तो वो मुझे डांटती। इन्हें इस सब सिर्फ मेरी गलती लग रही थी, हालांकि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं। सबको पता था कि मैं शुरू से ही अहमद को बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। तब किसी को भी इस बात से मसला नहीं था, लेकिन जब वो मेरे घर में रिश्ता लेकर आया तब ना सिर्फ मेरी बहन ने फसाद मचाया बल्कि मेरी माँ ने भी फसाद मचाया। और पता नहीं ऐसा क्या क्या से दूसरी बार जब वो रिश्ता लाया तो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बहन के लिए लाया था। इसके बाद से मेरा अहमद से बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा था और ना ही मैंने इससे इसकी बेवफाई की वजह पूछी। मैंने खामोशी से ये सब कुछ कह लिया, लेकिन अम्मी और बहन वो बाज नहीं आ रहे थे। वो हर रोज मुझे ताने देते और मुझे यही कहते कि तुम अपनी बहन के नसीब पर डाका डालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसाफ किया और तुम्हारी बहन का नसीब इससे मिला दिया गया। मैं खामोश रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना तो मैं अम्मी से बदतमीजी करना चाहती थी, ना ही मुझे अपनी बहन से दिन तेजी से गुजारे जा रहे थे। पहले सिर्फ मेरी रातें उदास होती थी, लेकिन अब मेरे दिन और मेरी शामें भी उदास रहने लगी थी। मैं अक्सर शाम को छत पर बैठ जाया करती थी और अपने माजी के बारे में सोचने लगी। मैं जानबूझकर खुद को तकलीफ पहुंचा रही थी, ना जाने क्यों अब मुझे इस तकलीफ में सुरूर मिलने लगा। एक दिन मामूल की तरह मैं छत पर बैठी हुई थी और आंसू बहाए जा रही थी।
जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई हल्की आवाज में हंसा हो। मैंने तेजी से पूछा, कौन है वहां पर? मेरी बात सुनकर मुझे ज्यादा बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरा ध्यान अपने घर के साथ बनी छत की तरफ गया। मैं तेजी से उठी और इस छत की तरफ गई। वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी और चारपाई पर एक 3-4 साल की बच्ची लेटी हुई थी। वहां पर इतनी छोटी बच्ची को अकेला लेटा देख कर मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि आखिर इसकी माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, जो अपने बच्चे को यहाँ पर तन्हा छोड़कर चली गई है। मैंने इसके घर के सामने झांका, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर 7-8 बच्चे खिलखिला कर हंस रहे थे। तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तेजी से पूछा। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो मजीद ऊंची आवाज में हंसने लगे और कहने लगे, हम तुम्हें तंग करने के लिए आए हैं, तुम अपनी सैर मना लो। इस बच्चे की धमकी सुनकर मुझे समझ नहीं आई कि मैं गुस्सा करूं या हंसूं। इसके बाद वो बच्चे मेरे आगे पीछे गोल गोल भागने लगे। अब मुझे इन सबसे गुस्सा आने लगा था। मैंने इनमें से एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ से फिसल गया। मुझे समझ नहीं लगी कि आखिर ये कैसे हुआ। वो बच्चा मेरे हाथ में ही नहीं आया। जाओ, पास जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर जाकर शिकायत लगा दूंगी। अचानक मैंने गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर वो तमाम बच्चे ऊंची आवाज में हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर रहते हैं, इसलिए तुम हमारी शिकायत नहीं लगा सकती। मैं जो पहले ही गुस्से और गम की हालत में बैठी हुई थी, इनकी बात सुनकर मजीद गुस्सा हो गई और तुक्का लगा दिया कि मुझे पता है कि तुम उसके साथ वाले घर में रहते हो। मेरी बात सुनकर वो तमाम बच्चे एकदम ही रुक गए और हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे पूछना चाह रहे हो कि इसे इस बारे में कैसे पता चला। इनकी ये हालत देखकर अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वो साथ वाले घर में ही रहते हैं। लिहाजा मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अब अगर तुम लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे वालिदैन के पास जाऊंगी और इन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। फिर तुम लोग अपनी खैर मना लेना। अचानक इनमें से एक बच्चा बोला। वो किसी और ही जबान में बात कर रहा था। मुझे इसकी जबान की समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चे ने इसकी वजाहत कर दी। ठीक है, हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे वालिदैन को कुछ भी नहीं बताना, वरना वो हमें बहुत मारेंगे। एक बच्चे ने मासूम मुंह बनाते हुए कहा। मैंने बारी बारी सब बच्चों के चेहरे की तरफ देखा, जो अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मजलूमियत लिए आए थे। मालूम ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वाले शरारती बच्चे। लिहाजा मैंने इनसे वादा किया कि मैं इनके वालिदैन को नहीं बताऊंगी। इसके बाद इनमें से एक बच्चा बोला कि आप हमारे साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए बातें करें। इसकी फरमाइश बहुत अनोखी थी, लेकिन मुझे पसंद आई। मैं इनके साथ साथ वहां पर बैठ गई और इनसे बातें करने लगी। हमें वहां पर बैठे काफी देर गुजर चुकी थी। अचानक मुझे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी, जो मुझे पुकार रही थी। मैंने अम्मी की बात सुनने के लिए नीचे गई, लेकिन जब मैं वापस आई तब छत पर कोई भी नहीं था। वो सारे बच्चे जा चुके थे। आज का मेरा दिन बहुत ही खुशगवार गुजरा था। इन बच्चों से बातें करके मैंने अपना गम भुला दिया था। मुझे अपनी जिंदगी में ये तब्दीली बहुत पसंद आई थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं अब हर रोज अपना थोड़ा सा वक्त इन बच्चों के साथ गुजार दूंगी। वो बहुत ही प्यारे और मासूम बच्चे थे, लेकिन थोड़े से शरारती थे। अगले दिन मैं मामूल की तरह सहन में बैठे कपड़े धो रही थी, जब अचानक घर का दरवाजा खुला और अहमद घर के अंदर दाखिल हुआ। अहमद को घर के अंदर दाखिल देख कर मेरे दिल की धड़कन अचानक रुक गई। मैं शायद इसकी अपने घर में आने की तवक्को नहीं कर रही थी। पहले मैं समझी कि वो अकेला ही आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अपनी बहन का चेहरा देखा तो मुझे अंदाजा हुआ अब वो अकेला नहीं आया, बल्कि इसके साथ इसकी जोजा भी है। मैं भी इसे घूरे जा रही थी और ये बात शायद मेरी बहन ने अच्छे तरीके से महसूस की थी, इसलिए इसका मूड ऑफ हो गया था। वो पहले कमरे में जा रही थी, लेकिन कमरे में जाने के बजाय वो सीधी मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अपनी काली नजर मेरे शौहर से ऊपर से हटाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसे कोई नुकसान पहुंच जाए। इसने इंतहाई जले हुए लहजे में कहा। मैंने इसकी बात का कोई भी जवाब ना दिया और दोबारा अपनी नजरें झुका ली।
और दोबारा बैठकर कपड़े धोने लगी, लेकिन ये कहकर इसका दिल नहीं भरा था। इसके बाद वो मेरे पास खड़ी हो गई और मुझे मजीद जली कटी बातें सुनाने लगी। अब वो ऐसी बातें कर रही थी कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैंने इसे पलटकर एक भी बात का जवाब नहीं दिया था। दूसरी तरफ अहमद कमरे के अंदर चला गया था। अचानक मुझे अपनी बहन के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। वो अपने माथे पर हाथ रखे मुसलसल रो रही थी और कह रही थी, ये सब किसने किया? मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने हैरानगी से अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। अचानक मेरी नजर इसके माथे पर पड़ी, जहाँ पर एक हल्का सा सख्त निशान पड़ गया। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर इसने एक नजर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो दोबारा कमरे के अंदर चली गई। मैंने बेसाख्ता पीछे मुड़ कर देखा, जहाँ पर इन बच्चों में से एक बच्चा दीवार के साथ हमारे घर में झांक रहा था। अचानक उसने मेरे सामने एक गुलेल लहराई, जिसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहन के साथ क्या हुआ है। वो गुलेल देखकर मेरे चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपा ली, क्योंकि मैंने इसे समझाना था कि ये ठीक नहीं है। मैंने जल्दी से अपने कपड़े दूसरे बर्तन में डाले और उठ खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके पास जाती, वो वहां से अचानक से चला गया। एक चीज जो मुझे इनकी तरफ से परेशान कर रही थी, वो ये थी कि ये सारे बच्चे ना जाने अचानक कहाँ पर चले जाते थे। मुझे तो इन आने का पता चलता था और ना ही इनके जाने का। दूसरी तरफ ये बच्चे मेरे घर में आकर बहुत शोर मचाते थे, जबकि अपने घर में मुझे कभी भी इनकी आवाज सुनाई नहीं दी थी। यूं लग रहा था जैसे इनके वालिदैन का इन पर बहुत रोब है। लिहाजा इस दिन मैं दोबारा थोड़ी देर के लिए छत पर गई। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मुझे इन बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। इनकी आवाजें सुनकर मैं बेसाख्ता मुस्कुराई और फिर थोड़ी ही देर बाद वो मेरे सामने ही छत पर मौजूद थे। मुझसे बातें कर रहे थे। अचानक इनमें से एक बच्चा कहने लगा, हम तब तक आपके साथ आकर बातें किया करेंगे जब तक आप किसी को हमारे बारे में बता ना दें। मैंने ना समझी से इसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे इसकी बात समझ नहीं आई थी। इनमें से जो बच्चा सबसे बड़ा था, वो मुझे वजाहत देते हुए कहने लगा, हमारा मतलब ये है कि जिस दिन आप सब लोगों को बता देंगी कि आप हम लोगों के साथ मिलती हैं, इस दिन के बाद हम आपसे मिलना बंद कर देंगे। इसने बहुत ही अजीब बात की थी। जब मैंने इससे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो इसने मेरी बात का जवाब ना दिया, बल्कि इन सब ने मिलकर मुझसे वादा लिया कि मैं इनके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए वादा कर लिया। मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। तो आपके साथ एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक जुड़ने जा रहा है, एक ऐसा ताल्लुक जो मैं चाहकर भी कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो बच्चे थोड़ी देर बाद सबकी दीवार फलांग कर चले गए। मैं भी 2 मिनट बाद वहां से उठी और दोबारा से इनके घर की छत पर झांका, लेकिन वहां पर अब कोई भी नहीं था। कभी कभी तो मुझे लगता था ये इंसान के नहीं बल्कि जिन के ही बच्चे हैं। रात के वक्त में सहन में बैठी हुई थी और आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जिसमें ना जाने मेरे लिए क्या ही लिखा हुआ था। अचानक मेरी बहन किचन से बाहर निकली। वो बार बार अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को साफ कर रही थी और यूं बर्ताव कर रही थी जैसे आकर हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो और इसे पहले कभी भी ऐसे माहौल की आदत ना हो। मैंने इसकी तरफ देखा। एक तंजिया मुस्कुराहट उस, लेकिन इसका मुझसे बहुत ही बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। वो तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे सामने वाली चारपाई पर बैठ गई। इसके बाद वो मुझे अपने और अहमद की किस्से सुनाने लगी कि अहमद इससे कितना प्यार करता है और इसे हर हफ्ते घुमाने फिराने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि अहमद हमारे खानदान में वो वाहिद शख्स था जो नौकरी करता था और जिससे शहर में एक घर भी मिला हुआ था और वो अपनी बीवी के साथ इसी घर में रहता था। मैं बहुत तहम्मुल से इसकी बातें सुन रही थी,
लेकिन आंखें बार बार आंसुओं से भरी जा रही। मैं बार बार अपने आंसुओं को अपनी तरफ धकेलती, क्योंकि अपने महबूब का जिक्र किसी और औरत के मुंह से सुनना जो अब आपसे नसीब हो और इससे शरीके हयात वो बहुत मुश्किल होता है। अब खुदा के लिए चुप कर दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना कि तुम कहाँ पर जाती हो और कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हो। बस तुम खुश रहो, मैंने तंग आते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे ऐसे कैसे खामोश हो जाऊं, अभी तो मैंने तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अचानक ही इसके लब बंद हो गए और इसकी आंखें खौफ से खुल गईं। इसका चेहरा एकदम ही लाल हो गया। इसकी हालत देख कर मैं परेशान हो गई और इससे पूछने लगी, क्या हुआ है। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाह रही है लेकिन बोल ना पा रही हो। वो एकदम से बहुत खौफजदा हो गई थी। इसको खौफजदा देख कर मैं भी परेशान हो गई और अम्मी को आवाजें देने लगी। अम्मी तेजी से बाहर आई। जैसे ही अम्मी चारपाई के पास पहुंची, चांदनी के जिस्म को एक झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिरी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसकी ये हालत देखकर हम सब लोग भी परेशान हो गए थे। ना जाने इसे एकदम से क्या हो गया था। दूसरी तरफ अम्मी मुझे बुरा भला कहने लगी कि तुमने ही इसे कुछ किया होगा, इसी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं इन्हें बताना चाहती थी कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि यही सबसे मुझे बातें सुनाई जा रही थी, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और फिर अहमद के साथ इसे डिस्टेंस लिए गए। मैंने एक गहरा सांस लिया। मैं अपनी चारपाई से उठने ही लगी थी जब अचानक दोस्त बच्चे तेजी से चारपाई से नीचे से निकले। ये वही दो बच्चे थे जो मुझसे मिलने के लिए आते थे। इन बच्चों को वहां पर देख कर पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन इसके बाद मुझे सारी कहानी समझ आ गई। दरअसल इन्हीं दोनों बच्चों ने इसे डराया। ये तुम लोग कौन सी नई हरकतें करते फिर रहे हो। तुम्हें मैंने पहले ही कितनी बार समझाया है ऐसी शरारतें मत किया करो जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचे, लेकिन लगता है तुम लोगों को मेरी एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती। मैंने इन्हें डांटने लगी, लेकिन वो बहुत संजीदगी से मेरे चेहरे को देख रहे थे। अचानक मुझे इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और इनके चेहरे पर फैली हुई संजीदगी को देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। वो काफी देर तक मेरी तमाम बातें खामोशी से सुन रहे हैं। फिर इसके बाद इनमें से एक बच्चा बोला, हम तब तक इन लोगों को तंग करेंगे जब तक वो आपको तंग करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हमारी दोस्त हैं। जब आपको कोई तंग करेगा तब हम भी इन्हें तंग करेंगे। इनकी बातें सुनकर मैं बेसाख्ता इन बच्चों पर प्यार आया, लेकिन फिलहाल मैं इन पर प्यार निछावर नहीं कर सकता। अभी के लिए इन्हें समझाना जरूरी था। काफी देर तक मैंने इन्हें मजीद समझाया, लेकिन वो एक ही बात कर रहे थे कि हम इन्हें तंग करेंगे जो आपको तंग करेंगे। थक कर मैंने इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया और चारपाई पर दोबारा बैठ गई। मेरे बैठने के बाद वो भी तेजी से चारपाई पर चढ़ गए और मुझे कहने लगे कि मुझसे बातें करो। इस वक्त मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था, लिहाजा मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई बात कर पाती। इससे पहले कि मैं बहाना बनाती, अचानक मेरे जहन में इसके वालिदैन का ख्याल आया, तो इनके बारे में इसी वक्त लाजमी परेशान हो रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि क्या तुम लोग अपने वालिदैन को बताकर यहाँ पर आए हो। इनमें से एक बच्चा बोला और कहने लगा, हमारे वालिदैन हमें रात को बाहर निकलने पर कुछ भी नहीं, हाँ दिन के वक्त बाहर निकलने पर हमें डांटते हैं। इसकी बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई और फिर मैं हंसने लगी, क्योंकि ये वाकई अनोखी बात थी। शायद वो मेरी हंसी का बुरा मना गए, इसी वजह से वो तेजी से वहां से उठे और छत की तरफ जाने लगे। मैं इन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो जल्दी से अंधेरे में गायब हो गए। दूसरी तरफ अब मेरा ध्यान दोबारा अपनी बहन की तरफ लग गया। इसे ना जाने एकदम से क्या हो गया। खैर ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इससे इतनी खराब हालत हो जाती। यकीनन ही वो ड्रामा करेगी। आखिर मैंने भी यही सोचा और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। इस रात मुझे बहुत ही पुरसुकून नींद आई। इसके अलावा मुझे सारी रात यूं महसूस होता रहा जैसे
कोई मेरे पाँव दबा रहा हो और मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। एक अजीब सा सुकून था जो मेरे पूरे जिस्म में फैला हुआ। सुबह मैं सोकर उठी तो काफी पुरसुकून महसूस कर रही थी। अगले दिन मैं दोबारा छत पर खड़ी थी और मस के बारे में सोच रही थी जब एक बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने एकदम ही घबरा गई, लेकिन जब मैंने इस बच्चे को पहचाना तो मेरी घबराहट दूर हो गई। मैं इसे डांटते हुए कहने लगी कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है यूँ खामोशी से मत आया करो, बल्कि आवाज पैदा करके आया करो, ताकि मुझे पहले ही अंदाजा हो जाए कि कोई आ रहा है। इसने जल्दी से मुझसे माजरत की और कहने लगा, अभी आप जिसके बारे में सोच रही हैं वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आपके काबिल है ही नहीं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे से इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब फिर इसे कैसे पता चला कि मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? हजारों की तरह के सवाल मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। अचानक वो बच्चा बोला, दरअसल कल मैंने आपको अपनी बहन से बातें करते हुए सुन लिया था। इसकी ये बात सुनकर मुझे किसी हद तक तसल्ली हुई कि इसे इस इंसान के बारे में कैसे पता चला है। मैंने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा कि तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हें इन बातों का नहीं पता, लिहाजा बड़े हो जाओ फिर तुम इसके बारे में बात करूंगी। मैं आपसे भी बड़ा हूँ, बल्कि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, इसने पुरस्कार अंदाज में कहा। इसी बात को भी मैंने मजाक में उड़ाया और फिर इसे दोबारा घर भेज दिया। इन दिनों एक और चीज मुझे बहुत हैरान कर रही थी, वो मेरी बहन के हमारे घर में लगने वाले चक्कर थे। वो इन दिनों हमारे घर में बहुत चक्कर लगा रही थी, लेकिन एक तब्दीली आई थी जो कि अच्छी साबित हुई थी। वो ये थी कि अब वो पहले की तरह मुझे बातें नहीं सुनाती थी और ना ही कहीं अकेला देखकर मेरे पास आकर मुझे बुरा भला कहती। जिंदगी का काम रुकना नहीं है, वो चलती ही रहती है। बिल्कुल इसी तरह मेरी जिंदगी चलती जा रही थी। मैं इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा करीब हो गई थी। अब दिन में इन बच्चों को ना देखूं तो इन बच्चों से बात ना करूं, इस दिन मुझे सुकून नहीं मिलता था। एक दिन मेरे जहन में आया कि मैं अपनी अम्मी को भी इन बच्चों के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे ये बात याद आ गई कि जिस दिन मैंने अम्मी को इन बच्चों के बारे में बताया, इस दिन के बाद मैं कभी भी इन्हें नहीं देख सकूंगी। ये भी एक अजीब सी साइंस थी जो मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया हुआ था, लिहाजा मुझ पर फर्ज था कि मैं अपना वादा पूरा करती। दूसरी तरफ अचानक ही हमारे घर के हालात खराब हो गए। मेरे अब्बा को इन दिनों मजदूरी नहीं मिल रही थी। अब इन्हें घर में बैठे हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 2 हफ्तों में हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं आया था और जो पैसे अम्मी बचा कर रखे हुए थी वो सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। अब हमारे घर में फाकों की नौबत आने लगी थी और इस दौरान वो बच्चे भी हमारे घर में नहीं आए थे। एक दिन मैं छत पर बैठी अपने घर के हालात के बारे में सोच ही रही थी जब वो बच्चे अचानक वहां पर ना जाने कहाँ से आ गए। इन्हें वहां पर देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मुझे इनसे शिकायत भी थी क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से गायब थी। इनसे पहले कि मैं इनसे इनकी गैर मौजूदगी के बारे में पूछूं, इनमें से एक छोटा बच्चा कहने लगा, आपी आज आप मेरे लिए पराठा नहीं बनाएंगी? उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक साया आता एक साया जाता, क्योंकि इस वक्त घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था, घी तो बहुत दूर की बात थी। इससे पहले कि मैं इसे कोई जवाब देती, साथ बैठा हुआ बच्चा कहने लगा, तुम हर वक्त खाते ही रहते हो, हमेशा आप ही को तंग ही करते रहते हो, कभी इनके लिए भी कुछ खाने के लिए ले आया करो। इसने ये एक बात सीखी, फिर बाकी बच्चे इसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज हम आपके लिए खाना लाएंगे। मैं इन्हें रोकना चाहती थी और इन्हें मना करना चाहती थी कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो इनके वालिदैन हमारे घर में आ जाए और फिर हमें बातें सुनाए। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही वहां से 3 बच्चे दीवार फैलांग कर चले गए और थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो इनमें से एक बच्चे ने अपने हाथ में खाने की कुछ चीजें उठाई हुई थी। वो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। आज से पहले मैंने ये फल कभी भी नहीं देखे थे और इन्हें देखकर मैं हिचकिचा गई।
اس کے ساتھ ہی دوسرے بچے نے ایک برتن آگے بڑھایا، وہاں پر بھی ایک انوکھی ہی کھانے کی چیز پڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں بچے اپنے ساتھ جو چیزیں لائے تھے وہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ انہیں کھاتے کیسے ہیں۔ لہٰذا میں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے وہ پھل اور چیزیں لے لی۔ جیسے ہی میں نے ان سے پھل اپنے منہ میں ڈالا، مجھے اس قدر خوبصورت ذائقہ محسوس ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بہت ہی لذیذ پھل تھا، وہ مجھے کسی جنت کا پھل معلوم ہو رہا تھا۔ جب میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے لائے ہو، اس سے پہلے کہ وہ بچہ جواب دیتا، ساتھ والا بچہ بول پڑا کہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں اور کشمیر میں ایسے پھل ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں پہلے کشمیر کبھی بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی کبھی کشمیر کا پھل کھایا تھا، لہٰذا میں نے اسی بات پر یقین کر لیا۔ میں چاہتی تھی کہ ان میں سے کچھ اپنے امی ابو کو بھی دوں، لیکن ان بچوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے نہیں دیں گے، آپ کو یہیں بیٹھ کر کھانا ہوگا، ہم آپ کے امی ابو کو نئے لا دیں گے۔ لہٰذا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سارے پھل ختم کر دیے۔ میرا پیٹ بھی بھر گیا تھا، لیکن اب مجھے اپنے امی ابو کی فکر ہونے لگی تھی جو خود صبح کے بھوکے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ بچے بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب میں نیچے گئی تو میں نے دیکھا کہ ابو حیران شکل لیے صحن کے درمیان میں کھڑے تھے۔ جب میری نظر ان کے سامنے پڑی تو وہاں پر پورے 2 مہینے کا راشن پڑا ہوا تھا۔ یہ سارا سامان دیکھ کر میں حیران رہ گئی، یہی حالت ابو کی بھی تھی۔ جب میں نے ابو سے پوچھا کہ یہ سامان کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ مجھے خود نہیں پتا، میں نے دروازہ کھولا تو یہ سارا سامان باہر پڑا ہوا تھا، شاید یہ چاندنی نے بھجوایا ہو۔ ابو کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ چاندنی کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ جتنی کنجوس تھی، اپنا بخار کسی کو نہ دیتی، اتنا سارا سامان بھجوانا تو دور کی بات۔ اچانک میرا دھیان ان بچوں کی طرف گیا، نہ جانے کیوں میرا دل بار بار انہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ سامان انہی بچوں نے بھجوایا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ان بچوں کا شکریہ ادا کیا، وہ کافی امیر اور بڑے خاندان کے معلوم ہوتے تھے، لیکن میں حیران تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس معمولی سے گھر اور معمولی سے گاؤں میں کیوں رہ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے دن میں ان سے ان کے بارے میں بات کروں گی، لیکن اس کے بعد وہ میرے سامنے کافی دنوں تک نہیں آئے۔ دوسری طرف ایک دن میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب اچانک میری دوست وہاں پر آ گئی۔ میری دوست پچھلے 2 مہینوں سے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کو ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر میں پرجوش ہو گئی۔ اس کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، وہ میرے لیے ایک خبر لے کر آئی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی تمہارے لیے احمد کی کال آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا وجود دوبارہ طاقت ہو گیا اور میں سوچنے لگی کہ آخر اتنے عرصے بعد اس نے مجھے کال کیوں کی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ احمد کہہ رہا تھا کہ یہ تو تمہیں خود کال پر بتائے گا، لہٰذا اس کے لیے تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا۔ ہمارے گاؤں میں سارا کے گھر کے علاوہ اور کسی کے گھر میں بھی موبائل فون نہیں تھا، لہٰذا اگر کسی کو بھی کال کرنی ہوتی تو وہ سارا کے گھر ہی جایا کرتے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چاندنی کے گھر چلی گئی۔ جب میں نے اسے کال ملائی تو مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ فرمائش سن کر میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو اس نے مجھ سے تنہائی میں کرنی ہے۔ اس نے پہلے کبھی بھی مجھ سے ایسی فرمائش نہیں کی تھی، حالانکہ جب میری اس سے بات چیت ہوتی تھی تب بھی اس نے مجھ سے کبھی بھی تنہائی میں ملنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگر میں کبھی کبھار اس سے ملتی تو میری دوست ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، لہٰذا میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا کہ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اب کیونکہ میں اس سے ہر تعلق ختم کر چکی تھی، لہٰذا اب میرا فرض یہی تھا کہ اب میں نہ تو اس سے ملوں اور نہ ہی اس سے بات کروں، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی تو میں اپنی بہن کو دھوکہ دیتی، اور جہاں تک میری اپنی بات تھی تو مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اسے بھول ہی جاؤں گی۔ اب مجھے اس سے محبت نہیں تھی بلکہ اس کی کچھ یادیں تھی جو مجھے تنگ کرتی رہتی تھی۔
दूसरी तरफ शाम के वक्त मैं दोबारा से इसी जगह पर बैठी हुई थी जब इनमें से एक बच्चा मेरे करीब आकर बैठ गया। वो इनमें से सबसे बड़ा था और अच्छी खासी समझदार लोगों वाली बातें करता। वो अक्सर मेरे पास उसी वक्त आता था जब मैं परेशान होती थी। वो हमेशा आता और मुझे तसल्ली देकर चला गया। ना जाने इसे कैसे पता चल जाता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लिहाजा आज भी आते ही उसने दूसरी कोई बात नहीं की और मुझे समझाते हुए कहने लगा, आप किसी सूरत भी अहमद से नहीं मिलना, वरना वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, अब तुम ये नहीं कहना कि तुमने मेरी और सारा की बातें सुन ली थी। मेरी ये बात सुनकर वो शर्मिंदगी से हंसने लगा और कहने लगा, क्या करूं, मेरे पास इस काम के अलावा और कोई काम भी तो नहीं है। मैंने हल्की सी इसके सर पर समाट मारी। ना जाने वो बच्चा हर जगह पर कहाँ से आ जाता था। अब तो मुझे शक होने लगा था कि इनके पास जरूर कोई ना कोई जादुई ताकत है। मैंने इससे इस बात का इजहार भी इसके सामने कर दिया। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर एक साया आता एक साया जाता। वो कहने लगा, ऐसी कोई भी बात नहीं, बस मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मैं ज्यादातर वक्त आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं आपके साथ साथ रहता हूँ। तुम बेशक मेरे साथ रहा करो, लेकिन कम से कम मुझे महसूस तो होने दिया करो कि कोई मेरे साथ घूम फिर रहा है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो फीका सा हंसने लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अचानक ही मुझे सारा की आवाज सुनाई दी, जो यकीनन छत पर ही आ रही थी। मैंने इस बच्चे को कहा, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाऊंगी, लेकिन वो तेजी से वहां से भागा और दीवार फैलाकर चला गया जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। लिहाजा मैंने भी इसके बारे में सारा से कोई बात नहीं की। सारा ने मुझसे दोबारा बताया कि इसे दोबारा अहमद का फोन आया था और वो यही कह रहा था कि इसने किसी ना किसी तरह से मिलना है। ना जाने क्यों इस बार मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अहमद से मिलूं और ना ही इससे बात करने का दिल चाह रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे पूरे जिस्म में फैली हुई थी। मुझे कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। लिहाजा दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। एक दिन अचानक इन बच्चों ने मुझे कहा कि मैं इन्हें पढ़ाना शुरू कर दूं। इनकी ये फरमाइश बहुत ही अनोखी थी। मैंने इनसे पूछा कि तुम कौन सी जमात में पढ़ते हो, तो मेरी बात सुनकर वो मुझे बताने लगे कि वो आज तक स्कूल नहीं गए। मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि इनके वालिदैन ने इनका अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया होगा और इन दिनों चूंकि छुट्टियां चल रही थी, इसी वजह से ये बच्चे फजूल में घूम रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैंने इनसे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं गए, तो वो इंतहाई आजिज़ी से कहने लगे, हमारे वालिदैन हमें स्कूल भेजते ही नहीं है। कहीं ऐसा न हो बाकी बच्चे हमसे बुरा सलूक करें। इंसान हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो हमसे बहुत नफरत करते हैं। एक आप ही हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं। वो छोटा बच्चा रोने वाला मुंह बनाते हुए कहने लगा। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और उनसे पूछने लगी, क्या मतलब है कि इंसान तुमसे नफरत करते हैं? क्या तुम लोग इंसान नहीं हो? मेरी बात सुनकर इनमें से एक सबसे बड़ा बच्चा बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है बाकी लोग हमें ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि हम इनसे थोड़े मुख्तलिफ हैं। क्या मुख्तलिफ है? तुम और भी बाकी बच्चों में मुझे तो कोई कुछ भी नहीं मुख्तलिफ दिखाई देता। अचानक दोबारा से मुझे अम्मी की आवाज सुनाई दी। मैंने चाहते हुए भी नीचे चली गई, लेकिन उस बार मैंने इन्हें बोला कि वो यहाँ से ना जाए। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई, वो वहाँ से चले गए थे, क्योंकि इन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था और ना ही इन्हें ये पता था कि इन्होंने पढ़ना क्या है। लिहाजा मैंने खुद ही इनके लिए मोहल्ले की एक बच्ची से कुछ कायदे उधार ले लिए। वो कायदे देख कर मेरी अम्मी हैरानगी से कहने लगी कि अब तुम्हें कौन सा शौक चढ़ा है पढ़ाई करने का? जब पढ़ाई की उम्र थी तब तो तुम फेल हो रही थी। इनकी ये बात सुनकर मैंने एक बुरा सा मुंह बनाया। वो हमेशा ही मेरी दुखती रग पर हाथ रखती थी। वो जानती थी कि मुझे शुरू से ही पढ़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इन्होंने मुझे 8वीं तक स्कूल में भेजा, बल्कि इसके साथ साथ मैंने टीचर की मार भी बर्दाश्त की। वो तो शुक्र था कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे,
جس کی وجہ سے میں آگے پڑھ نہیں پائی، ورنہ اگر مجھے آگے پڑھنا پڑتا تو میں پڑھنے سے زیادہ اپنی موت کو تجویز دیتی، لیکن ان چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے اتنا کام میں کر سکتی تھی۔ کم از کم اردو پڑھنا تو میں خود بھی جانتی تھی۔ شام مخصوص وقت میں قاعدے لے کر اوپر چلی گئی جہاں پر وہ بچے پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہے تھے اور پھر میں نے انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بچے میری سوچ سے بھی زیادہ ذہین تھے اور چالاک تھے۔ میری ایک بار کہی ہوئی بات وہ یاد رکھتے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ انہیں یہ قاعدہ پڑھنے میں 1 مہینہ لگے گا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ صرف 1 دن کے اندر ہی سارا قاعدہ یاد کر لیں گے۔ تم انسان ہو یا جن؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر ان میں سے ایک سب سے چھوٹا بچہ بول پڑا، جی جی جن، اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر میں بھی مسکرانے لگی، جبکہ باقی سارے بچوں کو یکدم ہی سانس پھول گیا۔ لہٰذا اس وقت میں نے اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا اور سوچنے لگی کہ اب انہیں آگے کیا پڑھایا جائے، کیونکہ ایک اردو پڑھنے کے بعد کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ انگریزی میرے پہلے ہی بہت کمزور تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس سلسلے میں سارا کی مدد لوں، لیکن وہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا میں نے انہیں کہہ دیا، مجھے انگریزی کا جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ میں تم لوگوں کو پڑھاؤں گی، اور اس کے علاوہ تم لوگوں کو اردو پڑھانا بھی سکھا دوں گی۔ باقی مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن میں ایک کام کر سکتی ہوں، میں تمہارے والدین سے بات کر سکتی ہوں کہ وہ تمہارا داخلہ اسکول میں کروا دیں۔ میری بات سن کر وہ تمام بچے خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب سے میں نے ان کی استانی بنی تھی، اس دن کے بعد وہ میری بہت زیادہ عزت کرنے لگے تھے۔ میری ہر بات کو وہ خاموشی سے مان لیتے تھے اور میرے سامنے نظر جھکا کر بات کرتے تھے۔ اس قدر عزت دیتے تھے کہ کبھی کبھار تو مجھے اپنے اوپر فخر محسوس ہونے لگتا تھا۔ انہیں پڑھا کر مجھے بہت خوشی ملتی تھی۔ ایک دن ان میں سے ایک بچہ کہنے لگا، آپ کی فیس کتنی ہے؟ اس کی بات سن کر میں مسکرائی اور کہا، میری فیس یہی ہے کہ تم لوگ مجھے اپنا قیمتی وقت دے دیتے ہو۔ اچانک ان میں سے سب سے بڑا بچہ بولا، نہیں، ہم آپ کو فیس دیں گے، لیکن وہ فیس ہم آپ کو ابھی نہیں دیں گے، بلکہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تب آپ کو دے کر جائیں گے۔ ان سے یہاں سے جانے کی بات سن کر میرا دل یکدم ہی اداس ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ یہاں سے کہیں بھی جائے، کیونکہ اب مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی۔ اب تو میرا دن ان کے بغیر ادھورا لگنے لگا تھا۔ اتنی محبت تو میں نے احمد سے نہیں کی تھی جتنی محبت مجھے ان بچوں سے ہونے لگی تھی، اور یہی حال ان بچوں کا بھی تھا۔ وہ اکثر اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا بچہ تھا وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ اگر ممکن ہوتا تو میں آپ سے ضرور شادی کرتا، اور اس کی بات سن کر مسکرا دیتی اور کہتی، کوئی بات نہیں، اب تم میری مرضی کی لڑکی سے شادی کر لینا، ایک ہی حساب ہو جائے گا۔ اور وہ سامنے سے سیکھا سا مسکرا دیتا۔ نہ جانے وہ کیوں وہ بچہ مجھے بہت پراسرار لگتا تھا، کیوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر بہت راز سموئے بیٹھا ہو۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، زندگی بہت ہی خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن پھر اس دن ایک ایسا واقعہ ہوا کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک دن انہی بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں پڑھا رہی تھی کہ اچانک سارا وہاں پر آ گئی اور مجھے دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگی، ارے تم نے یہ قاعدہ کب سے پڑھنا شروع کر دیا؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھا جن کے چہرے یکدم ہی لال ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لی تھی۔ میں خود نہیں پڑھ رہی تھی، میں ان پیارے پیارے بچوں کو پڑھا رہی ہوں۔ میری بات سن کر سارا نے حیرانگی سے میرے سامنے دیکھا اور پھر کہنے لگی، ارے پاگل ہو گئی ہو، پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا اور میں اس میں سے ایک بچے کو پکارتے ہوئے کہنے لگی، ارحم، تم مجھے بتاؤ، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے نا؟
ارحم نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ سارے بچے بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے، جبکہ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا بچہ تھا وہ کہنے لگا، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو بھی نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم عام بچے نہیں ہیں، ہم انسان کے بچے نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ ہم جن کے بچے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ میری یہ حرکت سارا دیکھ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں یہ سب ڈرامہ کر رہی ہوں، اس لیے اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کھینچتے ہوئے نیچے لے گئی اور مجھے کہنے لگی، تم اپنی یہ نوٹنکی بند کرو، مجھے تمہیں بتانے کے لیے ایک خبر ہے۔ اس کے بعد نہ جانے وہ مجھے کیا بتاتی رہی، جبکہ میرا دھیان ابھی بھی ان بچوں کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ یعنی اتنے عرصے سے میں بے وقوف بنتی رہی تھی، پر نہیں، مجھے انہوں نے بے وقوف نہیں بنایا تھا۔ وہ تو اکثر مجھے یہ اشارے دیتے رہے تھے کہ وہ عام بچے نہیں ہیں، میں ہی ان کے اشاروں کو نہیں سمجھی تھی۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی چھت پر نہیں گئی، لیکن جب بھی میں صحن میں بیٹھی ہوتی تو مجھے محسوس یوں ہو رہا ہوتا جیسے کوئی مجھے دیوار سے دیکھ رہا ہے، اور جب میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں پر ایک بچہ لازمی کھڑا ہوتا جو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن میرے دیکھنے پر وہ فوراً ہی نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ ان کے بغیر میرے دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے، کیونکہ مجھے ان کی عادت ہو چکی۔ اب مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میری زندگی ادھوری ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح تو مجھے احمد کی جدائی پر بھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنی تکلیف مجھے ان بچوں کی جدائی سے ہو رہی تھی۔ مجھے شروع سے ہی ان کے ساتھ اتنا فری نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے اپنی ذات پر خود ہی ظلم کیا۔ اس دوران مجھے ایک اور خبر ملی۔ دراصل احمد اور چاندنی ایک مہینے کے لیے اس گاؤں میں آ گئے تھے، احمد کے بھائی کی شادی تھی۔ وہ لوگ یہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ ان دنوں احمد کے ہمارے گھر میں بہت چکر لگ رہے تھے، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ چاندنی ایک بار بھی ہمارے گھر میں نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اسی واقعے کی وجہ سے اب کافی حد تک خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایک دن میری امی گھر پر نہیں تھی، میں اکیلی ہی گھر میں موجود تھی جب احمد گھر کے اندر داخل ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا گھر میں کوئی بھی اور موجود نہیں ہے؟ میں نے اسے کہا، نہیں تو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اس سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، اچانک ہی اس نے اپنا چہرہ پکڑا۔ کسی نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا اور خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ دراصل وہ سارے دن کے بچے اسے سبق سکھا رہے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ یہاں سے بھاگ کر نکل گیا۔ میں جو احمد کی وجہ سے کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، ان بچوں کی وجہ سے دوبارہ مطمئن ہو گئی۔ ان بچوں نے نہ صرف میری عزت بچائی تھی، احمد پسند ہی شروع سے میری بہن کو کرتا تھا، کیونکہ میری بہن بھی مجھے ناپسند کرتی تھی، اس لیے وہ احمد کے ساتھ مل کر میرے ساتھ جھوٹا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ مجھے محبت کی تکلیف سے روشنا کروانا چاہتا، اور احمد واقعی جسم کا بھوکا انسان تھا۔ اب جب اس کا میری بہن سے دل بھر گیا تھا تو وہ دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور وہ بھی ناجائز طریقے سے۔ وہ تو شکر تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ سارے بچے میرے سامنے حاضر ہوئے، ان سب نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ وہ سارے بچے ہی بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ پریشان مت ہو، میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں، میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک بچہ میری طرف بڑھا اور مجھے صرف رنگ کی ایک پوٹلی دی اور کہنے لگا، ہم اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو آج کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہم یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم واپس آئیں گے یا نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں کچھ بھی نہیں بولی، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں یہاں سے جانا ہی تھا، اور پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن آج بھی جب مجھے ان کی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں ان کی محبت سے بھر جاتی ہیں۔
ان کے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد میری شادی ایک بہت ہی اچھے خاندان میں ہو گئی۔ ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت میری زندگی کا سب سے خوشگوار وقت۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔